लास्ट टेंस वाले वीडियो में हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस और उससे संबंधित कुछ नियम तथा हमने देखा था कि कैसे हम प्रेजेंट टेंस से कितने पैराग्राफ हैं उनको लिख सकते हैं या ऐसे को लिख सकते हैं। आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। ज़्यादा चर्चा करने लायक कुछ है नहीं, पर फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या होता है अक्सर बच्चे जब फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात आती है तो उस समय गलती करते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसमें भी गलतियाँ करते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई सेंटेंस है, वह मुझसे मिलने आता है। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है। यदि हिंदी में इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसका नेगेटिव बनता है वह मुझसे मिलने नहीं आता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वह बनता है क्या वह मुझसे मिलने आता है। इस प्रकार से तीनों सेंटेंस, ये अफर्मेटिव का हुआ यानी सकारात्मक हुआ, ये नकारात्मक हुआ और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हुआ। यदि हम इसको चेंज करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो क्या बनेगा? जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमें वर्ब की पहचान करनी है। अंत में यदि है, हूँ, है इत्यादि तो उसको हटा दो, उसके पहले जो शब्द है वो हमारी वर्ब हो गई। पर यहाँ पे दो वर्ब आ रही, एक मिलना, एक आता। मतलब काम जो हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वही हमारी वर्ब है। देखिए, एक तो मिलना और एक आता, पर क्या काम है? आना हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, और कौन आता है? वह आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा वह। वर्ब से प्रश्न पूछेंगे, काम कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है। आने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ही आता है, कम्स हमने देखा था। यदि थर्ड पर्सन है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट वगैरह है, तो वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं। ही कम्स टू मी, ही कम्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आता है। ही कम्स टू मीट, जब दो वर्ब को जोड़ेंगे तो टू से जोड़ना पड़ेगा, तो ही कम्स टू मीट मी। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव का बात। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सॉरी नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इनका जोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। चल, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था हमारा? अफर्मेटिव का फॉर्मूला था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस ETC। नेगेटिव का क्या बनेगा? जो नेगेटिव है उसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डज, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ETC। एस या एस इसमें नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है कि एस या एस का उपयोग नहीं करना है, ना नेगेटिव में करना है ना ही इंट्रोगेटिव में करना है। चलिए पहले इसको समझते हैं सेंटेंस को। ठीक है, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ही रखना है, तो ही। इसके बाद क्या आ गया? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पे डू या डज आएगा। अब डू या डज कैसे आएगा? अगर आपको वर्ब वाला वीडियो देखा था आपने तो आपको पता होगा डू डज का प्रयोग कैसे करते हैं। थर्ड पर्सन, जिन जिन के साथ आप वर्ब में एस या एस लगा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, उनमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको डज का प्रयोग करना है, और जिनमें आप एस या एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन सभी के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ही, अब यहाँ पर हम एस या एस लगा रहे थे तो यहाँ हो जाएगा डज। और जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे जी चुराते हैं पढ़ाई से, लेकिन वो नहीं करना है। हमें अभ्यास करना है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे इंग्लिश उतनी ही अच्छी आ जाएगी हमें, और बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। ही डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम। ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। ही डज नॉट कम टू मीट, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा। ही डज नॉट कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने नहीं आता है। अब
प्रश्नवाचक कैसे बनेंगे? इंट्रोगेटिव। थोड़ी सी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारा रहेगा डू या डज। ये डू या डज से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईटीसी, ये हमारा फॉर्मूला। देखते हैं वही बात, डू डज का प्रयोग किसके साथ करना है? जिनके साथ हम ही जिनके साथ वर्ब में हम एसी एस का प्रयोग कर रहे थे, जिन सब्जेक्ट्स, जिन पर्सन के साथ, ठीक है। तो वह है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी? डज। डज ही वर्ब में एस या एस का उपयोग नहीं करना है। फिर डज ही कम टू मीट मी, क्या वह मुझसे मिलने आता है? ठीक है, तो ये था हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ये था हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो इजी वे में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लिख लीजिए इसको। चलिए चलते हैं आगे। थोड़ी इंट्रोगेटिव पे चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा डज और डू डज पे चर्चा यहाँ पे ज़्यादा नहीं की कि कैसे लगाना, क्योंकि वर्ब वाले वीडियो में डू डज पे चर्चा बहुत अच्छे से मैंने की हुई है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा इसको एक बार, वर्ब वाला वीडियो एक बार फिर देखिएगा। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पीछे वाले वीडियो जरूर देखें। टेंथ संबंधित मैं 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चर्चा क्या करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, होते मेनली 2 ही प्रकार के हैं। 3 कैसे पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि सदा से रह रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसे प्रश्न जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का समावेश हो, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन 2 ही प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक प्रकार के होते हैं यस नो आंसर टाइप, ठीक है। एक होते हैं WH वर्ड क्वेश्चन टाइप। मतलब क्या होता है पता चल गया होगा, यस नो आंसर और WH वर्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसे प्रश्न जो WH से प्रारंभ हो रहे हों, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में प्राप्त हो रहा हो, 2 प्रकार के होते हैं। इनको एक और तरीके से समझें तो जब भी ये यस नो टाइप होते हैं, ये हमेशा स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ये स्टार्ट्स विद WH वर्ड, ये हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यस नो आंसर टाइप में कुछ लिखना है आपको, वो ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखना है इसमें? ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में प्राप्त होता है, ठीक। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में प्राप्त होता है वे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे डू यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी?
अब इसका उत्तर हाँ या ना में ही प्राप्त होगा। हाँ मैंने चाय पी या हाँ नहीं मैंने चाय नहीं पी। चाय पी हाँ, चाय पी नहीं, हो सकता है। अब मैं यस नो में यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिड यू मीट सुरेश, क्या तुम सुरेश से मिले? हाँ मिला, नहीं मिला, ठीक है। हैव यू एवर लिसन नंदू राजस्थानी, क्या तुमने कभी नंदू राजस्थानी को सुना? मैं तो रोज ही सुनता हूँ, ठीक है। हैव यू सुना है, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल में ये कहाँ से आ गए? तो ये मैं सिर्फ यस नो आंसर टाइप की बात कर रहा हूँ, तो कुछ और हेल्पिंग वर्ब भी दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वरना आप समझेंगे नहीं ये सब प्रेजेंट टेंस की बात होगी, नहीं। तो थोड़ा प्रेजेंट टेंस से हट करके बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनके उत्तर सदैव हाँ या ना में ही प्राप्त होते हैं। तो ये समझना है, हाँ ना में प्राप्त होने से क्या हो गया, ये सदैव प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। ये ध्यान रखना है कि सदैव जिनके हाँ ना में उत्तर प्राप्त होते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और लिख लेते हैं भले ही अपन एक बार इसको नोट इंग्लिश में। ये सदैव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये थी बात हमारी यस नो आंसर टैग की। इसको लिख लीजिए आप थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ये हुई यस नो आंसर टाइप की बात। चलिए इसको देखते हैं। WH वर्ड, ये सदैव WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं तथा इनका उत्तर हाँ या ना की अपेक्षा अन्य विषय इनका उत्तर की अपेक्षा इनका उत्तर हाँ या ना की अपेक्षा अन्य कुछ प्राप्त होता है। चलो ये मिटा देते हैं। अब कैसे प्राप्त होता है, देखिए कुछ WH वर्ड है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। WH वर्ड वॉट, हाउ। WH वर्ड मतलब W और H दोनों वर्ड आते हैं। हाउ, वॉट, वाई, विच, वेयर, when, who, 1 2 3 4 5 6 7। अन्य कोई होगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। इनका उत्तर कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। देखिए वॉट यानी क्या,
कोई मामला, मैटर वगैरह, हाउ, कैसे, किसी घटना वगैरह को क्रम को बताना, कैसे हुआ मेरा एक्सीडेंट हो गया, कैसे हुआ वो बताना, वाई, क्यों, क्यों हो गया एक्सीडेंट, विच, कौन सा, है ना, मतलब किसी स्थान वगैरह, सॉरी स्थान नहीं, किसी वस्तु वगैरह के बारे में, विच बुक, कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, वेयर, कहाँ, स्थान के बारे में, व्हेन, समय के बारे में, हु, कौन, किसी व्यक्ति के बारे में। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछा था तो उत्तर कुछ और ही प्राप्त होता है। एक दो उदाहरण समझते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ देखा था, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जरूर देखें आप लोग। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, WH वर्ड, जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव यस नो आंसर टाइप वाले का स्ट्रक्चर होता है, उसी में अगर आगे WH वर्ड लिख दिया तो वो WH वर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ETC। देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्यों लिखा है, यहाँ वर्ब क्यों लिखा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की अप्रोप्रिएट वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, क्योंकि सभी टेंस में यूज़ किया जा सकता है, इसलिए उस टेंस के अकॉर्डिंग, जो वाक्य जिस टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी उसको आपको लिखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लो यही प्रश्न था, डू यू मीट सुरेश, तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है हाँ सुरेश से मिला या नहीं मिला। अब अगर इसको मैं WH वर्ड में बनाना चाहूँ तो उसको सुरेश को मुझे गायब करना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले। अब वो सुरेश से मिले, मोहन से मिले, राजेश से मिले, किसी से भी मिले हो, ठीक है। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आई हमारी, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे why do you come late every day in my class, why do you come late, तुम देरी से क्यों आते हो, every day इन माई क्लास, तुम मेरी कक्षा में नियमित रूप से देरी से क्यों आते हो, आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब यस नो आंसर टाइप में उत्तर हाँ ना में प्राप्त होता है, और WH वर्ड में उत्तर हाँ ना में प्राप्त ना होकर के कुछ और ही उत्तर हमें प्राप्त होता है। ये तो बात हुई, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गई, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अभ्यास आपको करना है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आप लोगों के लिए ये रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ी कुछ अन्य नियमों पर। देखिए ये अब तक थी सामान्य बात। अब बात करेंगे परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसके बात करेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरने के रूल, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के नियम। सबसे पहला नियम, निम्न शब्द आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियमों का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से शब्द हैं, जैसे ऑफन इसका मतलब होता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। समटाइम्स
कभी कभार, एक ही बात है वो लगभग। सेल्डम, वही कभी कभी या कभी कभार। फ्रिक्वेंटली, लगातार। एवरी, अभी एवरी में चाहे वो डे हो, नाइट हो, मतलब प्रत्येक समय की बात आ जाएगी, प्रत्येक समय है ना, एवरी डे, नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कुछ भी, ठीक है। रेयरली, दुर्लभता से। तो रेयरली कोई काम, ही रेयरली कम टू मी, ही रेयरली कम टू मी, या दुर्लभता से, या इसको भी हम कभी कभार, ठीक है। ओकेजनली, यानी अक्सर या अवसर पर। कि मैं कभी कभार ये काम करता हूँ, मैं कभी कभार वो काम करता हूँ, इत्यादि वगैरह। अवसर पर लिख लीजिए आप तो। ऑलवेज, यानी हमेशा। ऑफन हो गया, ऑलवेज, ऑलवेज हो गया, यूजुअली, अक्सर। जनरली, यानी सामान्यतः। ये सभी समय के संदर्भ में ही है, क्यों जनरली मेरे पास आता है। ये जनरली कम्स टू मी, रेगुलरली, यानी लगातार। each day, night, twice, thrice इत्यादि। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस अ नाइट, ट्वाइस अ मंथ, एक महीने में 2 बार। इस प्रकार से ये शब्द हैं। देखिए, ऑफन कभी कभी कोई काम होता है तो, समटाइम्स कभी कभार, लगभग ये सभी सेल्डम ये समान अर्थ देते हैं। फ्रिक्वेंट, लगातार, कोई काम लगातार हो। लेकिन समय देखिए चीज़ें बार बार हो, रिपीट हो, मेन जो बात आती है वो यही है। जिस शब्द से आपको ये एहसास हो जाए कि ये काम होता रहता है, आज हुआ, कल हुआ, आज नहीं हुआ, 2 दिन बाद हुआ, फिर अगले 2 दिन बाद हुआ, कभी कभार हुआ, महीने में 1 बार होता है, पर वो अगर रिपीटेशन आ जाता है तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इस प्रकार से कुछ शब्द हैं, आप इनको लिख लीजिए। बाकी जो रूल्स हैं, और भी कुछ रूल है, 4-5 रूल और हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।